नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 17 पाठ पढ़ रहे थे, पर्यावरण और मानवीय अस्तित्व। इसी पाठ के अंतर्गत हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ा था। स्टॉकहोम सम्मेलन की हमने बात की थी। इसी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया था। इसमें लेखक ने बताया था कि जून 1982 में वो पहली बार स्टॉकहोम गए थे। वहाँ उनके मित्र इवो इलिस्टी उन्हें ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ भूमिगत रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए मार्ग बनाने हेतु एक विशाल वृक्ष को काटा जाने वाला था। कि एक पेड़ को काटने वाले थे। क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था, तो वहाँ पर मार्ग बनाने के लिए सड़क बनाई जा रही थी। तो ऐसे में एक पेड़ था, वहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ था, उसको काटा जाने वाला था। अब जो पेड़ कई सालों से खड़ा है, अब उसको काटेंगे तो कोई काटने देगा क्या? नहीं काटने देगा। तो इस वृक्ष को बचाने के लिए सारा नगर एक हो गया। अब सरकार तो जोर लगा रही रास्ता बनाने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, लेकिन इस पेड़ को नगर के लोग नहीं काटने देना चाहते थे। इसलिए सभी नगर के लोगों ने एकता कर ली और इसके विरोध में खड़े हो गए। तो जब लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में सत्ता पक्ष को झुकना ही पड़ा, सरकार को झुकना ही पड़ा, सरकार को अपनी हार माननी ही पड़ी। अब जब लोग इसको ठूम आते हैं, तो जो आगंतुक कौन होते हैं? आने वाले लोग। तो आने वाले लोगों को यह पेड़ दिखाया जाता है कि ये तो वही पेड़ है जिसको सरकार काटना चाहती थी। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के लिए मार्ग बनना था, लेकिन नगर के लोगों ने पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम दिखाया और इस वृक्ष को बचाया। तो यही पेड़ है वहाँ के नगर के लोगों के लिए विजय का प्रतीक है और गौरव गाथा के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। और उनकी इसी विजय के कारण है स्टॉकहोम में पहला विश्व सम्मेलन बुलाया गया। क्यों? क्योंकि लोगों को बताया गया कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है ना। तो हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। वहीं दूसरी बात हमने जर्मनी की भी पढ़ी थी कि जर्मनी में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कई आंदोलन किए गए थे, है ना। तो जर्मनी में कौन कौन से आंदोलन किए गए थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जर्मनी में पेड़ों काटकर सड़क बनाई जाने वाली थी, हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना था। तो ऐसे में सरकार को आंदोलनकारियों का सामना करना पड़ा कि सरकार है वो नहीं चाहती थी कि कोई हमारे काम में रुकावट करे, लेकिन लोग चाहते थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। ऐसे में फ्रैंकफर्ट की बात की जा रही है यहाँ पर कि फ्रैंकफर्ट में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा था, और वो हवाई अड्डे का निर्माण किसके दबाव में हो रहा था? अमेरिकी दबाव में हो रहा था। ऐसे में पेड़ों को तो लोग नहीं काटने देंगे, तो पेड़ों को नहीं काटने देंगे, तो ऐसी स्थिति में युवा सामने आए थे। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र विद्यार्थी थे वो निर्माण स्थल पर डट गए थे। वहीं बर्लिन की बात की जा रही है, तो बर्लिन में सरकार समुद्र तट को जोड़ने के लिए सड़क बनाना चाहती थी। किस लिए बनाना चाहती थी? समुद्र तट को जोड़ने के लिए सड़क बनाना चाहती थी। तो ऐसे में जो सघन वन है, जो घना जंगल है, उसको नष्ट किया जाना था, उन पेड़ों को काटा जाना था। तो युवकों ने वहां डेरा डाल दिया, तो सरकार को उनके सामने भी झुकना पड़ा कि जब जब पेड़ काटे गए हैं तब तब लोगों ने आंदोलन किए हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी हार माननी ही पड़ी थी। फलतः सरकार सारी सड़क के क्षेत्र को ऊंचे ऊंचे कटीले तार की बाड़ों से घेर कर ही यह काम करना पड़ा। पेड़ों की कटाई के सवाल को लेकर तो कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग और मलेशिया में कई स्थानों पर आंदोलन हुए थे, है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन पीस जैसे जुझारू दल का उदय हुआ था, और उसने करो या मरो जैसे साहस जैसे जुझारू दल ने
संहारक सामग्री कौन सी होती है? जैसे कुल्हाड़ी वगैरह होती है ना, करौती होती है जिससे पेड़ों को काटा जाता है। तो ऐसी संहारक सामग्री थी जो पेड़ों को काटे जाने वाली सामग्री थी। तो ऐसी सामग्री एक जहाज लेकर जा रहा था, तो उन लोगों ने उन जहाज़ों का पीछा किया। और भारत का जो चिपको आंदोलन था ना, जिसने कई खेजड़ी के पेड़ बचाए थे, उस चिपको और खुद बलिदान हो गए थे, उस चिपको आंदोलन को भूला नहीं जा सकता। तो ये तो भारत देश का बहुत पुराना आंदोलन है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चिपको आंदोलन का एक नारा था, एक घोष था। कौन सा घोष था वो? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और प्यार, मिट्टी पानी और प्यार जिंदा रहने के आधार। कि जंगल के उपकार क्या हैं? उसने मत बोलो। जंगल से हमें औषधियाँ मिलती हैं, जंगलों से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, प्राणवायु मिलती है। जहाँ पर बारिश होती है, वहीं जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर मिट्टी का कटाव कम होता है। जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, बरसात से हमें पानी मिलता है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहीं हमें छाया मिलती है, शीतल हवा मिलती है। बेर का क्या अर्थ होता है? हवा होता है। शीतल हवा मिलती है। और ये मिट्टी पानी और हवा हैं, यही हमारी जिंदा रहने के आधार हैं। इन्हीं के आधार पर हम जिंदा हैं। हमने अब तक यहीं पर ही पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। आज यह वाक्य विश्व के करोड़ों लोगों की जुबान पर है। जहाँ सीधी कार्रवाई के आंदोलन जमीन पर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ हरित दलों का अभ्युदय हुआ। अभ्युदय मतलब उदय हुआ, सामने आई। जहाँ सीधी कार्रवाई की बात हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, और वही आंदोलन किसके लिए किए जा रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं। तो वहीं हरित दलों का भी उदय हुआ। और जर्मनी में तो सत्ता में भी उसकी हिस्सेदारी हुई। पर्यावरण मंत्रालय तो सभी देशों में बने। प्रारंभ में तो इन मंत्रालयों को इतना महत्व दिया गया कि भारत जैसे कई देशों में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कि पर्यावरण मंत्रालय है, एक पर्यावरण मंत्रालय, तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधों को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कई देशों में इस बात का पता चला कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक होते हैं। तो अपने देश की बात करें तो अपने देश में स्वयं प्रधानमंत्री इस मंत्रालय कार्यभार संभाला था। सन 1980 की बात है। सन 1980 में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी वो भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री थी। अब प्रश्न आएगा कि भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थी? तो आपको लिखना है श्रीमती इंदिरा गांधी। और श्रीमती इंदिरा गांधी को पर्यावरण मंत्री कब बनाया गया था? सन 1980 में। धीरे धीरे इन मंत्रालयों का अवमूल्यन होने लगा और कई देशों में तो पर्यावरण रक्षा के बजाय पर्यावरण की हास का कारण बन गए। हास का क्या अर्थ होता है? विनाश, है ना। तो कई देशों के मंत्रालयों ने क्या काम किया कि जहाँ पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी थी वहीं उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, है ना। पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों की कोई देखभाल नहीं की। ले अपने देश में ऐसा नहीं हुआ। इस दिशा में 80 के दशक में जो कदम उठाए गए, 80 मतलब 1980, उनमें से जुझारू संगठनों को सरकारी सहायता पर जीवित रहने वाले गैर सरकारी संगठन कौन है? एनजीओ। तो उसको एनजीओ बना दिया। मुख्य कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में शामिल करे, लड़ाकों को दरबारी बना लिया। धनी देशों को यह खतरा निरंतर बना रहता है कि कहीं गरीब देशों में ऐसे स्वतंत्र जन आंदोलन खड़े न हो जाए जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करने लग जाएं। यानी व्यवस्था परिवर्तन तो होना ही चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन, जहाँ पर जो कार्य सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है तो ऐसे में उस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए ताकि उस कार्य को हम सही तरीके से लागू कर सकें।
अतः उनकी सरकारों ने अपने देश के बड़े गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मुक्त हस्त से गरीब देशों के ऐसे संगठनों को सहायता बांटनी प्रारंभ कर दी, जिससे सुविधाभोगी बन जाने से उनकी तीव्रता कम हो सके। तो जिन योजनाओं की कई योजनाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वृक्षारोपण है, जन स्वास्थ्य है, साक्षरता है, जल ग्रामीण क्षेत्र संरक्षण है आदि के लिए उन्हें सहायता दी जाती है। वे भी तो सरकारी विकास कार्यों की तरह विकास कार्य ही हैं, जिन पर ऊपर से पर्यावरण का मुलमा चढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि 80 का दशक के अंतर्गत बताया गया है कि जुझारू संगठनों को सरकारी सहायता पर जीवित रहने वाले एक गैर सरकारी संगठन बना दिया। 1980 में एक गैर सरकारी संगठन बना दिया जिसका नाम रख दिया एनजीओ। क्या नाम रख दिया उसे? गैर सरकारी संगठन का एनजीओ। तो एनजीओ की स्थापना कब हुई थी? 80 के दशक में हुई थी, है ना। और ये एनजीओ क्यों बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण के लिए। वहीं मुख्य कार्यकर्ताओं की बात की गई है कि मुख्य कार्यकर्ता क्या होते हैं? सरकार के लिए कार्य करते हैं, सरकारी समितियों के लिए कार्य करते हैं। तो वो मुख्य कार्यकर्ता हैं, वो सरकारी समितियों में शामिल करके लड़ाकों को दरबारी बना लिया। यानी धनी देशों को यह खतरा नियंत्रण बना रहता है। कौन सा खतरा बना रहता है? धनी देशों को। धनी देशों को कौन सा खतरा बना रहता है कि गरीब देशों में ऐसे स्वतंत्र जन आंदोलन खड़े न हो जाएं। गरीब देशों में यदि स्वतंत्र आंदोलन हो गए तो क्या होगा? व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि गरीब देशों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए तो हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। अतः उनकी सरकारों ने अपने देश के बड़े गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मुक्त हस्त से गरीब देशों के ऐसे संगठनों को सहायता बांटनी प्रारंभ कर दी, जिससे सुविधाभोगी बन जाने से उनकी तीव्रता कम हो सके। क्या भाई अमीर देशों वालों ने क्या किया? जो गरीब देशों के लोग हैं उनको सहायता बांटनी प्रारंभ कर दी, कि सहायता देने लग गए कि हम आपको, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, आपको कैसी मदद चाहिए हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार की सहायता जब उन्होंने बांटने शुरू कर दी, क्यों कर दी? क्योंकि उनकी जो आंदोलन की जो तीव्रता है ना वो कम हो जाए, आंदोलन नहीं करें, इसलिए उन्होंने सहायता बांटनी कर दी। और जो योजनाएं चलाई थी देखो, जिसमें योजनाओं में वृक्षारोपण है, जन स्वास्थ्य संबंधित योजना है, साक्षरता है, जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण योजना है, तो इसके लिए उन्हें सहायता दी जाती है। तो वे भी तो सरकारी विकास कार्यों की तरह विकास कार्य ही हैं, जिन पर ऊपर से पर्यावरण का मुलमा चढ़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि गरीब जो अमीर देश है वो नहीं चाहते कि कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन करें। ऐसे में वो गरीब लोगों को सहायता देना शुरू कर देते हैं। और इसी योजनाओं में कुछ योजनाएं हैं जिनका नाम इसमें दिया गया है, जैसे वृक्षारोपण से संबंधित योजना है, जन स्वास्थ्य से संबंधित है, साक्षरता से संबंधित है, जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित है। तो इनके संरक्षण के लिए उन्हें सहायता दी जाती है। क्योंकि झगड़ा तो विकास की गलत दिशा के कारण पर्यावरण की क्षति से शुरू हुआ था। क्षति होता नुकसान करना, इसलिए विकास और पर्यावरण बहस चली और उसकी परिणति हुई सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नारे में। रियो के सम्मेलन में इसे जागतिक मान्यता मिल गई। अतः सरकारी तौर से उसके बाद सारे विकास पर सतत का अर्थ होता लगातार, सस्टेनेबल का रंग चढ़ गया। अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं। यानी इसमें बताया गया है झगड़ा तो विकास की गलत दिशा के कारण पर्यावरण की क्षति शुरू हुआ था। कि झगड़ा है,
झगड़ा होना है, लड़ाई होनी है, वो क्या कब होगी? जब विकास हो रहा है और विकास है वो गलत दिशा में हो रहा है तो झगड़ा तो जरूर होना है। विकास का कार्य हो रहा है लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो रहा तो ऐसे में तो झगड़ा होना ही है। तो इस झगड़े के का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जो क्षति है, जो हानि है, क्षति का क्या अर्थ होता है? हानि है। हानि किसको पहुंची? पर्यावरण को पहुंची। कि झगड़ा हो रहा है, जो विकास के कार्य हैं, अब झगड़े में क्या है, जो विकास के कार्य हैं वो आगे नहीं हो पाते, वो रुक जाते हैं, तो हानि किसको होती है? पर्यावरण को ही होती है। इसलिए विकास और पर्यावरण पर बहस चली कि विकास क्या करना है और पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से करना है। तो इस पर बहस हुई, उसकी परिणति हुई सतत विकास। सतत का अर्थ होता है लगातार विकास करना, कि हमें तो लगातार विकास ही करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें क्या करना है? विकास करना है, विकास में अपना योगदान देना है। रियो के सम्मेलन में इसे जागतिक मान्यता मिल गई। अतः सरकारी तौर से उसके बाद सारे विकास पर है सतत यानी लगातार सस्टेनेबल का रंग चढ़ गया। अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं। यानी कहने का मतलब फिर सभी ने ये मान लिया कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें क्या करना है? विकास के कार्य करने हैं, विकास के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना है। यह तो हुई लिपापोती। वास्तव में तो विकास की मौजूदा अवधारणा को ही पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। यानी ये तो लिपापोती हो गई कि लड़ाई नहीं, जैसा काम चल रहा है वैसा करो, विकास का काम हो रहा है होने दो, लेकिन ये तो लिपापोती हो गई। विकास किस तरीके से करना है, इसको तो एक फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि विकास हमें किस प्रकार करना है। सतत विकास का पहला लक्षण है, यानी विकास है वो तो लगातार होना चाहिए, ये तो विकास का पहला लक्षण है। आज खनिज और धातुओं, जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों की अंधाधुंध लूट के आधार पर खड़ी आर्थिक वृद्धि को मंजिल मानने वाला विकास कितने दिन टिकने वाला है? यानी विकास होना है वो तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा दिखे कि भाई विकास हुआ है। तो आज के समय में जो खनिज हैं जो पृथ्वी में से निकलते हैं, जो धातुएं जो पृथ्वी में से निकलते हैं, जल हैं, जंगल हैं जिनमें पेड़ पौधे आते हैं, जमीन है, इस प्रकार के जो संसाधन हैं उसकी अंधाधुंध लूट हो रही है और उसी लूट के आधार पर एक खड़ी आर्थिक वृद्धि को मंजिल मानने वाला विकास कितने दिन टिकने वाला है। कहने का मतलब आज हम विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं खनिज और धातुओं का हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, वहीं जल का हम संरक्षण नहीं कर रहे, वहीं जंगल में हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वहीं जमीन को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार जो संसाधन है हम उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में यह आर्थिक वृद्धि है, इससे तो विकास होने वाला नहीं है, इससे क्या होगी? क्षति ही होगी। कि कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, जल को व्यर्थ ही बहा रहे हैं, तो इससे तो हानि ही होने वाली है। विकास का दूसरा लक्षण है, इससे दूसरे जीवधारियों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। कि कोई भी जीव है उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सारा जीवन परस्परावलंबी है। परस्परावलंबी का अर्थ होता है एक दूसरे पर जीवित रहना, कि हम तो एक दूसरे पर जीवित हैं, यानी पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तो हमारा जीवन तो एक दूसरे पर निर्भर है। जैविक विविधता, विविधता क्या होती है? विभिन्न प्रकार का होना। जैविक विविधता का ह्रास तो आज भी परंपरागत विकासवादियों को गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। जैविक विविधता है यानी हर जगह सब कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कहीं धरती आपको खोखली मिलेगी तो कहीं समतल मिलेगी तो कहीं पहाड़ी इलाके मिलेगी, तो जैविक विविधता तो हर जगह मिलेगी आपको। तो उसका ह्रास होना तो परंपरागत विकासवादियों गंभीर चिंता विषय बन चुका है।
यह तो दूर का सपना है, विकास का लाभ सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ये तो सपना ही रह जाएगा फिर, कि विकास का लाभ तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए और इसकी शुरुआत सबसे नीचे वाले अंत्योदय से होनी चाहिए। आज का विकास तो गरीब और अमीर के बीच की खाइयाँ चौड़ी करते हुए कुलांचे मार रहा है। तो इसके कहने का तात्पर्य क्या है? इसके कहने का तात्पर्य है कि हमें विकास करना चाहिए, तो विकास को हमें सही गति देनी चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए। लेकिन बात तो विकास ही करते हैं, लेकिन वहीं जंगलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उनका भी अंधाधुंध दोहन करते हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ज़मीन है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें विकास करना है तो हमें विकास ही करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए। और जैविक विविधता है, जब उसका ह्रास हो रहा है ना, तो ये तो एक चिंता विषय हो गया। तो हमें जैविक विविधता के बजाय जैविक समानता लानी चाहिए। तो वो किस प्रकार से आएगी? जब हम संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग करना बंद कर देंगे, तभी जैविक समानता आ सकेगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।